दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जहां का हर एक कैदी अगर बाहर निकल जाए तो अकेले ही पूरी दुनिया में दहशत फैला सकता है। लेकिन इस वक्त वही करोड़ों कैदी एक लड़के के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, क्योंकि 3 साल पहले ये लड़का अपनी मर्जी से इस जेल में आया था। आते ही उसने 10,000 किलो भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट को एक ही लात में उड़ा दिया। उसके बाद उसने पूरी रात जेल के 40 अरब कैदियों की ऐसी धुनाई की कि सबकी अकड़ निकल गई। बस उसी दिन से वो इस जेल का सबसे बड़ा बॉस बन गया। तभी जेलर भागता हुआ उसके पास आया। बॉस, बॉस, कोई आपसे मिलने आया है। ये सुनते ही वो तुरंत खड़ा हो गया। क्या? वो वापस आ गया, लेकिन जैसे ही वो विजिटर रूम में पहुंचा, वो एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि सामने वो इंसान नहीं था जिसका उसे इंतजार था। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने प्रोफेशनल ड्रेस पहन रखी थी और उसका पूरा लुक किसी बड़ी बिजनेस वुमन जैसा था। लड़के ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे मिलने आई हैं? उसे पूरा यकीन था कि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। मेरा नाम सु वान्युए है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। फिर उसने घमंड से कहा, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, मेरे इस आउटफिट की कीमत ही 16,80,000 है। मेरी नेकलेस की कीमत 1,70,00,000 है और जिस विला में मैं रहती हूँ उसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है। ये सब तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। उसकी बातें सुनकर लड़का कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बिल्कुल शांत होकर बोला, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ये सब देना चाहता हूँ? लड़के की बात सुनते ही सु वान्युए का चेहरा उतर गया। मतलब जेल से बाहर निकलकर मेरे पैसों पर जीने का प्लान है? लड़का बिना कुछ बोले एक गार्ड को इशारा करता है। गार्ड तुरंत एक डिब्बा लेकर आता है। जैसे ही डिब्बा खुलता है, अंदर एक नहीं बल्कि पूरे 9 शादी के कॉन्ट्रैक्ट रखे होते हैं। ये देखकर सु वान्युए पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ती है, लिन रुओशी। यही तो तियानहाई के सबसे बड़े परिवार की बेटी का नाम था। लड़का आराम से उन्हीं में से एक कॉन्ट्रैक्ट उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। ये तुम्हारा है। सु वान्युए किसी तरह अपना झटका छिपाती है, फिर शक भरी आवाज में पूछती है, तुम जेल में धोखाधड़ी करके आए हो क्या? वरना तुम्हारे पास इतने शादी के कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? जरूर तुम मीठी मीठी बातें करके औरतों को फंसाते हो, फिर उनसे पैसे ऐंठते हो। लड़के ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वो सीधा मुड़ा और वापस अपने सेल में चला गया। वहां पहुंचकर उसने उन 9 कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा और सिर पकड़ लिया। पूरे 9 रिश्ते। अगर सब ऐसे ही शादी तोड़ने आने लगे तो मेरी जान ही खा लेंगे। इससे अच्छा है मैं खुद बाहर जाकर एक एक करके सब रिश्ते खत्म कर दूं। यही सोचकर उसने डिब्बा उठाया और तुरंत जेल से निकल पड़ा। धड़ाम। 8 मीटर ऊंचा, 20 मीटर लंबा और 10,000 किलो वजन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट एक बार फिर उसकी एक ही लात में उड़ गया। चारों तरफ खड़े गार्ड्स तुरंत सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें आज भी याद था, 3 साल पहले भी ये लड़का इसी तरह गेट तोड़कर अंदर आया था। कुछ घंटों बाद वो तियानहाई सिटी जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो प्लेन के अंदर पहुंचा, उसकी नजर सीधे सु वान्युए पर पड़ी। सु वान्युए ने भी उसे देखते ही ताना मारा, तो तुम्हारी सजा पूरी हो गई। फिर ठंडे लहजे में बोली, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। तुरंत इस फ्लाइट से नीचे उतर जाओ। सु वान्युए के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। अभी अभी जेल से निकला ये लड़का उसी की फ्लाइट में बैठा है। उसके हिसाब से ये साफ साफ पीछा करना था। लड़के ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है, इलाज करवाओ। ये सुनते ही सु वान्युए गुस्से से तिलमिला उठी। अभी कुछ देर पहले जब उसने बिना बहस किए शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया था, तो उसने सोचा था कि शायद ये ठीक इंसान है।
लेकिन अब उसे लगा कि वो तो बिल्कुल बेशर्म निकला। कुछ देर बाद फ्लाइट तियानहाई पहुंच गई। सु वान्युए सबसे पहले उठी। जाते जाते वो उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, अपनी औकात पहचानो, मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना तियानहाई में मेरी पहुंच क्या है ये तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा। इतना कहकर वो बिना जवाब सुने ही बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वो प्लेन के दरवाजे तक पहुंची, एयर होस्टेस ने उसे रोक दिया। सॉरी मैडम, तियानहाई एयरपोर्ट अभी सील है। एक बहुत बड़े आदमी के उतरने का इंतजार हो रहा है, इसलिए अभी कोई भी बाहर नहीं जा सकता। सु वान्युए हैरान रह गई। उसी समय एयर होस्टेस सीट नंबर देखते हुए सीधे लड़के के पास आई और सम्मान से बोली, मिस्टर लू, कृपया अब आप नीचे आइए। ये सुनते ही पूरे फर्स्ट क्लास के लोग दंग रह गए। सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक गई। सु वान्युए की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो लड़का अभी अभी जेल से निकला था वो अचानक इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उधर लड़का भी थोड़ा हैरान था। उसे याद नहीं था कि तियानहाई में उसका कोई जान पहचान वाला हो। एयर होस्टेस ने फिर कहा, जी हम आपकी ही बात कर रहे हैं। लड़का कुछ पल सोचने के बाद उठा और सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच प्लेन से नीचे उतर गया। जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा, एक लंबा चौड़ा ताकतवर अधेड़ आदमी तेजी से उसकी तरफ आया। उसने सम्मान से सिर झुकाया और बोला, प्रणाम, मैं शेनलोंग हॉल का 13वां हॉल मास्टर लेई हूँ। मिस्टर लू, तियानहाई में आपका स्वागत है। अगर तियानहाई के लोग ये नजारा देख लेते तो हैरानी से उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि उनके सामने खड़ा लेई हूँ कोई आम आदमी नहीं था। उसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहा जाता था और वो शेनलोंग हॉल के 13 हॉल मास्टर्स में से एक था। तभी लड़के को अचानक कुछ याद आया। जेल में एक बूढ़ा आदमी था। वो हर दिन उससे टॉयलेट साफ करवाता था। वही हमेशा डींगे मारता रहता था कि उसने शेनलोंग हॉल नाम की एक बहुत बड़ी ताकत बनाई है, जिसकी पहुंच हर जगह है। ये सोचकर लड़का बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। इन लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है। फिर उसने शांत आवाज में कहा, सबको वापस भेज दो और मुझे सीधे लिन रुओशी के पास ले चलो। उधर लड़के के जाने के बाद सु वान्युए सबसे आखिर में एयरपोर्ट से बाहर निकली। उसके दिमाग में बार बार वही नजारा घूम रहा था। उसने चुपके से एयर होस्टेस को एक गिफ्ट बॉक्स दिया और धीरे से पूछा, क्या आप बता सकती हैं ये मिस्टर लू आखिर है कौन, और एयरपोर्ट पर उन्हें लेने कौन आया था? एयर होस्टेस ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और बोली, उनकी असली पहचान मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग उन्हें लेने आए थे उन सब ने एक जैसी झोंगशान ड्रेस पहन रखी थी। ये सुनते ही सु वान्युए की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, झोंगशान ड्रेस, ये तो किसी सरकारी विभाग की यूनिफॉर्म नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जेल से भागा हुआ कैदी है और वो लोग अपनी पहचान छिपाकर इसे पकड़ने आए थे। जितना वो सोचती गई उतना ही उसे अपनी बात सही लगने लगी। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। अब ये मेरे घर आकर मुझे परेशान भी नहीं करेगा। कुछ देर बाद गाड़ी वेस्ट सबर मैनर के बाहर पहुंची। यही तियानहाई के सबसे अमीर आदमी लिन झेन्नान का घर था, लेकिन गेट के बाहर दर्जनों लोग पहले से ही जमा थे। गाड़ी में बैठे लड़के ने ये सब देखा और हैरानी से बाहर देखने लगा। गाड़ी में बैठे लड़के ने बाहर जमा भीड़ को देखा तो हैरानी से पूछा, यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं? लेई हू ने तुरंत जवाब दिया, 1 साल पहले लिन झेन्नान की बेटी लिन रुओशी एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई थी। उसे नींद ही नहीं आती। हाल ही में एक तथाकथित गुरु ने कहा कि उसे इश्क की बीमारी है। उसका इलाज सिर्फ उसका किस्मत वाला इंसान ही कर सकता है। इसलिए पूरे शहर के कुंवारे लड़के यहाँ पहुँच गए हैं। ये सुनकर लड़के ने बेबस होकर आंखें घुमा ली। उस बूढ़े ने आखिर मेरे लिए कैसे कैसे रिश्ते तय किए थे। एक तरफ सु वान्युए खुद रिश्ता तोड़ने आ गई और दूसरी तरफ लिन रुओशी उसके इंतजार में इश्क की बीमारी तक झेल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया
जब उस बूढ़े से मुलाकात होगी तो इसका हिसाब जरूर लूंगा। दरवाजा खोलो। मुख्य गेट खुलते ही दर्जनों लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर भाग पड़े। लड़के ने लेईहू से कहा, तुम वापस जाओ, मैं अकेले ही देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरा और सीधे विला के अंदर चला गया। ड्राइंग रूम के बीचों बीच सोफे पर लिन झेन्नान बैठे थे। उनके चेहरे पर साफ थकान और चिंता दिखाई दे रही थी। उनके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे सब गुरु कहकर बुला रहे थे। लिन झेन्नान ने थकी हुई आवाज में कहा, गुरुजी, अब किस्मत वाले इंसान की पहचान शुरू कीजिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, सब लोग अपनी उंगली काटकर इस कटोरे में एक एक बूंद खून डालें। ये सुनते ही सभी लड़के बिना देर किए अपनी उंगली काटने लगे। आखिर जो भी लिन रुओशी का किस्मत वाला इंसान बनता, उसकी जिंदगी पल भर में बदल जाती। लेकिन ये सब देखकर लड़का हंस पड़ा। किस्मत वाला इंसान जन्म कुंडली से देखा जाता है, खून से नहीं। ये कोई खून का रिश्ता ढूंढ रहे हो क्या? उसकी हंसी सुनते ही लिन झेन्नान का गुस्सा फूट पड़ा। वैसे ही वो पहले से परेशान थे और अब ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़के की हंसी ने सीधे लिन झेन्नान का गुस्सा भड़का दिया। एक पल में कमरे में मौजूद सबकी नजर उसी पर टिक गई। लड़का बिल्कुल शांत होकर बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये तरीका किस्मत वाला इंसान तो नहीं ढूंढेगा, उल्टा इसकी हालत और खराब कर देगा। ये तो बेहोश भी हो सकती है। हाँ, अगर इसका सारा खून निकाल दो तो शायद डर के मारे उठ जाए। उसकी बात सुनते ही एक नौजवान गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो, तुम्हें बीमारी के बारे में क्या पता? क्या तुम खुद को कोई महान डॉक्टर समझते हो? लड़का आराम से बोला, हाँ समझ लो। फिर उसने दवा का नुस्खा बताते हुए कहा, झिंझे की जीभ की खाल, 2 साल पुरानी सूखी टिड्डी, पुराने मुर्गे का सिर और इन्हें मई की बर्फ से उबालकर पिला दो, बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। असल में लड़का समझ चुका था कि लिन रुओशी की बीमारी के पीछे किसी की चाल है, लेकिन ये नुस्खा सच में उसका इलाज कर सकता था। उसकी बात सुनते ही वो नौजवान और भड़क गया। झिंझे की जीभ की खाल कहाँ मिलती है? 2 साल पुरानी टिड्डी कैसे बचेगी? और मई में बर्फ कहाँ गिरती है? अगर फिर से ऐसी बकवास की तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। फिर उसने लिन झेन्नान की तरफ मुड़कर कहा, अंकल, ये आदमी अंदर आते ही सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका इरादा बिल्कुल साफ नहीं है, इसे अभी बाहर निकलवाइए। लिन झेन्नान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फैसला लेने से पहले गुरु की तरफ देखा। गुरु ने तिरस्कार से कहा, ये सिर्फ एक नासमझ लड़के की बेकार बातें हैं। मिस्टर लिन, क्या आपको इतनी भी पहचान नहीं है? मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि इसका आपकी बेटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसे तुरंत बाहर निकालो। ये सुनते ही लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे बूढ़े, तुम्हें कैसे पता कि मेरा और लिन रुओशी का कोई रिश्ता नहीं है? लड़के की बात सुनते ही कमरे में मौजूद कई लोग हंस पड़े। उनके हिसाब से ये लड़का पहले सबका ध्यान खींचना चाहता था और अब हारने के बाद जबरदस्ती बहस कर रहा था। लिन झेन्नान भी गुस्से में आ गए। बदतमीज, ये गुरु मेरी बेटी का इलाज करने आए हैं, इनकी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन गुरु ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। वो धीरे धीरे चलते हुए लड़के के सामने आए और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए बोले, मैंने पूरी जिंदगी इसी विद्या की साधना की है। 3 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, 8 साल में गुरु बना और 16 साल की उम्र में लोगों की किस्मत एक नजर में पढ़ने लगा। चाहे फैंग शुई हो, यिनयांग हो या दूसरी रहस्यमय विद्या, मैं सब एक नजर में समझ सकता हूँ। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे पता चल गया कि तुम्हारा और मिस लिन का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसके सामने कर दिया। अगर अंधे नहीं हो तो जरा इसे ध्यान से देख लो, अब भी कहोगे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गुरु ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट देखा, वो वहीं के वहीं जम गए। उस पर साफ लिखा था, दूल्हा
लू छिंगझो, दुल्हन लिन रुओशी, लिन झेन्नान भी जल्दी से आगे आए। कॉन्ट्रैक्ट देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें अचानक अपने पिता की बात याद आ गई। मरने से पहले उन्होंने सच में अपनी बेटी की बचपन में सगाई तय की थी। बस उन्होंने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उधर लड़के ने आराम से कॉन्ट्रैक्ट वापस रख लिया और मुस्कुराकर बोला, तो बूढ़े अब आगे बोलो, अभी क्या कह रहे थे? गुरु का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उनके दांत तक भींच गए। तभी वो नौजवान फिर चिल्लाया, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट नकली है। ये आदमी एक नंबर का ठग है। इसे अभी बाहर निकालो। वो नौजवान लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन लिन झेन्नान के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखा और समझ गए कि वो असली था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर ये रिश्ता सच में हमारे परिवार ने तय किया था तो हम इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जमाना बदल चुका है। शादी होगी या नहीं, इसका फैसला मेरी बेटी ही करेगी। पहले उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। लड़के ने सिर हिलाया, उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ शादी करने नहीं, बल्कि रिश्ता तोड़ने आया हूँ। उसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस लिन झेन्नान को दिया। इसे संभाल कर रखिए, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, जो दवा का नुस्खा मैंने बताया था उसे मेरी तरफ से रिश्ता तोड़ने का मुआवजा समझ लेना। संभाल कर रखिएगा। उसके जाते ही पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। ये तो कमाल है। तियानहाई के सबसे अमीर परिवार का दामाद बनने से भी मना कर दिया। इससे ज्यादा घमंडी इंसान नहीं देखा। लेकिन लिन झेन्नान ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो फिर गुरु के साथ खून वाली जांच में लग गए। एक के बाद एक करीब 10 लोगों का टेस्ट हुआ। फिर भी लिन रुओशी की आंख नहीं खुली। उल्टा उसकी हालत और बिगड़ गई। वो पहले से भी गहरी बेहोशी में चली गई। अपनी बेटी की हालत देखकर उसकी माँ झाओ यालान घबरा गई। तभी अचानक लिन झेन्नान को लड़के की कही हुई बात याद आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाओ, झिंगजे की जीभ की खाल, 2 साल पुरानी सूखी टिड्डी और पुराने मुर्गे का सिर लेकर आओ। फिर इन्हें मई की बर्फ से उबालकर दवा तैयार करो। कुछ ही देर में दवा बनकर आ गई। लिन झेन्नान ने खुद अपने हाथों से लिन रुओशी को वो दवा पिलाई। उसने जैसे ही 2 घूंट पिए,